हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेयूटी प्रिपरेशन। पिछला क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस ये कवर कर चुका है, जिसमें मैंने डेटा साइंस है क्या उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया और क्यों पढ़ना चाहिए डेटा साइंस उसके बारे में भी बताया। उसका डायग्राम्स को भी मैंने कवर किया। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ यूजिंग डेटा साइंस। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन में ही हम लोग को कुछ और भी चीज़ें पढ़ना है, उसको पहले कवर कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जिसमें आपको इसको 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में अगर इसको लिखना हो, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस या डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा साइंस, तो आप इसमें बस इंट्रोडक्शन और डायग्राम बना दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसमें और भी कुछ इसके अंदर में और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप उन सारे पॉइंट्स को अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और एज ए एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट के बिहाफ पे भी अगर बोले तो आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ को पता होना चाहिए। बस इंट्रोडक्शन और डायग्राम्स वगैरह देखने से काम नहीं चलेगा। तो आज हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि मैंने पिछला वीडियोस में आपको बताया था कि डेटा साइंस है क्या। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा साइंस बना किससे है, मतलब कि कंपोनेंट्स मतलब होता है कि पार्ट्स। जैसे आपने कंप्यूटर का पार्ट्स देखा होगा कि कंप्यूटर जनरली सीपीयू से मिलकर बना है, मॉनिटर से मिलकर बना है, माउस से मिलकर बना है, कीबोर्ड से मिलकर बना है, तो यूपीएस से मिलकर बना है। तो ये सब उसके कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं जिससे कंप्यूटर बना है। उसी टाइप से आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस किन किन चीज़ों को मिलाने से बना है। तो कंपोनेंट्स पार्ट्स बोलिए, बात एक ही है। तो ये डेफिनेशन या ओवरव्यू में आप यही मतलब मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा साइंस एक्चुअल में मैंने वो डायग्राम जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डेटा साइंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को मिला के डेटा साइंस बना है। तो ये डेफिनेशन का वही ओवरव्यू है कि मैं इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बट आप इसको ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि डेटा साइंस में हम लोग क्या क्या करते हैं या मतलब ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो इसमें तो सबसे पहला चीज़ है आपका डेटा कलेक्शन। बिना डेटा का आप डेटा साइंस में कुछ नहीं कर सकते हैं। उस डेटा को उसके बाद हम लोग क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसमें ईडीएफ परफॉर्म करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन निकालते हैं, उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं। फिर हो सकता है कि उसके बाद हम लोग और भी मतलब उसमें एआई टूल्स वगैरह लगा के हम लोग बहुत सारा एक लास्ट फाइनल एआई सिस्टम्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब उसका आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स है जो डेटा साइंस में हम लोग यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डेटा साइंस में हम लोग यूज करते हैं, या कौन कौन सा ऐसा टर्मोलॉजी है या की है या पार्ट्स है जो डेटा साइंस को बनाता है। जैसे दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को एक्चुअल में कौन बनाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मैंने देखिए बहुत सारा पॉइंट्स लिख के रखा है। देयर आर फॉलोइंग की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस। उसमें से पहला जो कंपोनेंट्स है डेटा का कलेक्शन। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिना डेटा का डेटा साइंस पढ़ना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हम कुछ, इसमें इसका नाम में ही आप देख सकते हैं कि डेटा। तो सबसे पहला चीज़ आपको डेटा का कलेक्शन करना होगा। और ये हम लोग डेटा कलेक्शन जनरली हम लोग के पास प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास एक बार अगर आपके पास अगर डेटा आ गया तो सेकेंड स्टेज में हम लोग उस डेटा को क्लीन करते हैं और सही फॉर्मेट में, प्री प्रोसेसिंग मतलब सही फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं। थर्ड में हम लोग उसमें ईडीए मतलब कहने करते हैं कि उस डेटा का हम लोग फर्दर मतलब डिटेल में या इन डेप्थ हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसके इनसाइट्स या आपका मतलब कि जो एक्चुअल में वो डेटा बोलना चाहता है वो हम लोग उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हर एक एक कॉलम को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग ईडीए में करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन बहुत सारे ग्राफ्स चार्ट्स के माध्यम से हम लोग मतलब कि उस डेटा को समझने का कोशिश करते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं। फिर वो सब चीज़ हो जाने के बाद हम लोग देखिए 6th नंबर में मशीन लर्निंग में बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स होते हैं। उस डेटा को हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हमारे पास
पास हैं एमएल में, उस सारे मॉडल्स में हम लोग उसको ट्रेन एंड टेस्ट करते हैं ताकि हम लोग उससे कोई मॉडल्स वगैरह बना पाएँ। फिर हमारे पास डीप लर्निंग मतलब न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग भी है, जिसमें हम लोग बहुत डेप्थ में मतलब कि इसमें हम लोग इमेज डेटा के थ्रू या कोई और मतलब कि एमएल और डीएल लगभग दोनों हैं, इसमें हम लोग को बहुत सारा मॉडल्स वगैरह मिलता है, जिसमें हम लोग जो अभी तक हमने जो डेटा एक्वायर किया है उस डेटा को हम लोग इन सारे मॉडल्स में ट्रेन करते हैं और कोई मॉडल्स वगैरह या कोई सिस्टम्स वगैरह हम बनाते हैं। एआई ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका एआई बनता है, मतलब एमएल प्लस डीएल इज इक्वल्स टू एआई। तो एआई एक कंप्लीट सेटअप या सिस्टम है जो ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सकता है, काम कर सकता है। तो वो सब चीज़ हो पाता है किसकी वजह से? एमएल और डीएल की वजह से। और एमएल और डीएल काम कैसे करता है? तो डेटा की वजह से। तो इसलिए डेटा साइंस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारे मतलब कंपोनेंट्स हमको बहुत ही कंपलसरी हो जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं 9th नंबर में हम लोग को और इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स मतलब डेटा साइंस में पढ़ने होते हैं या जानना चाहिए। इसमें मैथ और स्टैटिस्टिक्स, आपके पास अच्छा मैथ और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज रहेगा तो आप उसकी कंपोनेंट्स को डेटा साइंस में बेहतर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग नॉलेज भी डेटा साइंस में मतलब डेटा साइंस को ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक ईंट आप बोल सकते हैं कि डेटा साइंस अगर एक बहुत बड़ा मतलब महल है या एक बहुत बड़ा ब्रांच है, तो उस ब्रांच का एक आप डाली या टहनी या ब्रांच आप ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा-सा जो मतलब उस पूरा पेड़ को या ट्री को बनाने में ये प्रोग्रामिंग भी मतलब हेल्प करता है, आपका डोमेन नॉलेज भी हेल्प करता है, आपका मतलब डेटा इंजीनियरिंग मतलब उसमें बहुत सारा हम लोग डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत सारा डेटा के साथ फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन, फिर बहुत सारे इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह से यूज़ करते हैं, टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं। फिर हम लोग लास्ट फाइनली सब कुछ कर जाने के बाद हम लोग उस डेटा को हम लोग इंटरप्रेशन करने के बाद हम लोग उसका रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, मतलब एक सिंगल पेज का, जैसे पावर बीआई टैब्लो वगैरह में लोग सिंगल वन पेज का मतलब डैशबोर्ड या रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग फर्दर किसी को समझा सके। तो ये 13 पॉइंट्स है की कंपोनेंट्स हैं जो डेटा साइंस को बनाते हैं। तो वन बाय हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखने का कोशिश करते हैं कि देखिए डेटा कलेक्शन एक्चुअल में है क्या? तो डेटा कलेक्शन का मतलब है गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब कि आपको मान के चलिए कि कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए आपको डेटा का रिक्वायरमेंट होगा। मान के चलिए कि हमें कोई मॉडल ही बनाना है या किसी कंपनी के लिए कुछ काम ही करना है या सॉफ्टवेयर ही बनाना है तो उसके लिए हम लोग को डेटा चाहिए होगा। तो वो डेटा हमें मिलेगा कहाँ से? तो वो डेटा हमें मिलता है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से। तो प्राइमरी सोर्स होता क्या है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब लिखा नहीं है, बट आप मैं जैसा बोल रहा हूँ अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो लिख सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स होता क्या है कि फर्स्ट हैंड डेटा गैदर बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ, मतलब कि एक ऐसा डेटा जो कि रिसर्चर या जो डेवलपर होते हैं जो खुद अपने से डेटा क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कोई सर्वे किया उससे डेटा मेरे पास आया, मैंने मान के चलिए कि कोई पर्सनल इंटरव्यू लिया, पोल्स करवाया या किसी फिर कोई फीडबैक फॉर्म से मतलब डेटा कलेक्ट किया, कोई ऑब्जर्वेशन किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो इन सारे चीज़ों से मेरे पास जो डेटा मतलब आ रहा है तो वो सारे डेटा प्राइमरी सोर्स का डेटा कहलाता है। तो डेटा कलेक्शन दो तरीका से हम लोग करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में डेटा मतलब आदमी जो रिसर्चर होता है, जो डेवलपर होता है, मैं खुद मतलब डेटा जनरेट करता हूँ, तो ये प्राइमरी सोर्स में आ गया। और सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि डेटा कलेक्टेड बाय समवल्स एल्स अर्लियर, मतलब कि ऐसा डेटा जो किसी ने पहले से बना रखा है, उस डेटा को मैं अगर अपने एनालिसिस के लिए या अपने काम के लिए यूज कर रहा हूँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कि वेबसाइट में अगर पहले से कोई डेटा है, बुक में कोई डेटा है, कोई आर्टिकल्स में पहले से कोई डेटा है या गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट पे या उनके रिपोर्ट्स पे कोई डेटा है, अगर मैं उसको यूज करके कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेकेंड डेटा है, मतलब फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, किसी और ने पहले बनाया था, मैं अब उसको यूज कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि इन सारे तरीका से हमारे पास डेटा पहुँचता है। तो डेटाबेस से, चाहे वेब स्क्रैपिंग से या सर्वे से, चाहे सेंसर से, तो हमारे पास इतने सारे मतलब कि मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है। तो अब
ये हमने पढ़ लिया डेटा कलेक्शन। अब सेकंड टॉपिक हम लोग मतलब कि सेकंड की कंपोनेंट्स हम लोग देखने वाले हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें मान के चलिए कि आपने प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप मतलब उस डेटा का एक्चुअल में जो फॉर्मेट होता है या वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, तो उसमें हम लोग बहुत सारा उसमें हो सकता है कि मिसिंग वैल्यू हो, वो डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। तो डेटा सही फॉर्मेट में होता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब अनरिलेवेंट डेटा भी होते हैं, उसको हम लोग पहले वहाँ से हटाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग काम करने लायक, जैसे मान के चलिए कि सपोज डेट आपको अगर कोई चीज़ घर में आप जैसे मान के चलिए कोई सब्जी बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा खेत में गए सब्जी उठा कर लाया और सीधा मतलब कि जो कुकिंग स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको अपने तरीक़ा से उसको काटते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, तब जाके उसको सब्जी बनाने का लायक हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो उसी टाइप से अगर प्राइम मतलब डेटा कलेक्शन से आपके पास डेटा आ गया, तो उसको आप सबसे पहले क्लीन करिएगा, साफ़ करिएगा। उसके बाद उसको हम लोग सही फॉर्मेट में लाने के बाद हम लोग उसका आगे फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो ये काम हम लोग करते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग में। थर्ड, मान के चलिए कि इतना डेटा सही फॉर्मेट में आ गया, अब उसके बाद ईडीए हमारे पास क्या रोल प्ले करता है कि ईडीए से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसमें हम लोग पर्टिकुलर एक-एक कॉलम को हम लोग बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज़ दैट ये अमेज़न का मैंने ये चीज़ पहले भी आपको दिखा चुका है फर्स्ट लेक्चर में। तो मान चलिए कि मुझे सिर्फ़ अगर ऑर्डर आईडी का एनालिसिस करना है, पर्टिकुलर एक-एक कॉलम को या 2 कॉलम को मिला के, जिसको इसको हम लोग मतलब आगे जाके पढ़ेंगे, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस हम लोग इसको बोलते हैं कि एक कॉलम का एनालिसिस, 2 कॉलम का एक साथ एनालिसिस, मल्टीपल कॉलम का एक साथ एनालिसिस। तो ये सब चीज़ हम लोग मतलब कि ईडीए में हम लोग बहुत अच्छा से करते हैं। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद जो हमने पैटर्न, ट्रेंड्स और कुछ रिलेशन उस डेटा से निकाला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका मतलब बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स, वो सब हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा साइंस को अप्लाई करने के बाद, ईडीए अप्लाई करने के बाद देखिए मैंने बहुत सारा यहाँ पे विजुअलाइजेशन ड्रॉ किया है। मतलब ये मेरा पहले डेटा था एक्सेल शीट में, जिसको देख के मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह का डेटा किसी को जनरली देख के खास समझ नहीं आता है। तो हम लोग उसमें बहुत सारा डेटा साइंस को अप्लाई किए, डेटा साइंस का टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई किए। उसके बाद हमने ईडीए परफॉर्म किया और ईडीए परफॉर्म करने के बाद देखिए मेरे पास इतने सारे विजुअलाइजेशन मतलब बन के सामने आया है। इसी को मैंने नाम दिया है डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये सब चीज़ मैं जो कर पा रहा हूँ वो बिकॉज़ ऑफ डेटा साइंस के हेल्प से कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस तरह का डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग डेटा साइंस में कर पाते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को ये सब चीज़ करने के लिए एक टाइप का ये की कंपोनेंट्स उसको प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें और चीज़ देखते हैं। इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमको बहुत सारे इसमें अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि डेटा विजुअलाइजेशन जो मैंने अभी बहुत सारा ग्राफ्स वगैरह जो आपको वहाँ पे दिखाया, वो सब चीज़ जनरली हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि डेटा साइंस को मतलब डेटा साइंस यूज करता है पाइथन लैंग्वेज को। और पाइथन आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस का रीढ़ का हड्डी है। वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे मतलब कि मतलब आपको पूरा पाइथन पे ही डेटा साइंस करना है। तो डेटा साइंस में आपको बहुत सारा लाइब्रेरीज मिलता है, जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सब जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हमको मिलता है, इस सब लाइब्रेरीज़ हम लोग वो जो ग्राफ्स वगैरह जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया, जैसे लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई पाई चार्ट हो, तो ये सब जितने भी मतलब विजुअलाइजेशन हमने देखा, वो सब मतलब हम लोग डेटा बोल सकते हैं कि वो हमको की कंपोनेंट्स डेटा साइंस का मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो पाइथन लैंग्वेज में मतलब लाइब्रेरी के तौर पर हम लोग को मिलता है, वहाँ से हम लोग कर पाए। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब मान के चलिए कि एक्चुअल में ये चीज़ आप डेटा विजुअलाइजेशन के टाइम पे ही करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसमें जैसे कि आप अगर इसको समझना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें ऐसा देख सकते हैं कि मेरे पास पहले मतलब कि इस टाइप का एक्सेल शीट का डेटा था, मैंने उसमें स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया और बहुत सारा इस टाइप का एक डैशबोर्ड क्रिएट किया। तो ये मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब जो मैं कर पा रहा हूँ, वो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से भी कर पा रहा हूँ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स भी आपका एक मेजर कंपोनेंट्स में मतलब कि आता है, जो डेटा साइंस को सपोर्ट करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, चाहे डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, चाहे मशीन लर्निंग
और ये 7th 8th में जो भी पॉइंट्स मतलब मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा है, ये सारे आप ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा साइंस का मतलब कि एक वो घर है, तो वो घर इन सारे ईंट या ब्रिक्स को मिला के बना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग मतलब कि डेटा साइंस का ही एक की कंपोनेंट्स है। इसमें हम लोग करते क्या है कि मान के चलिए कि आपको एक बच्चा को समझाना है कि एक वो बच्चा कभी मतलब कि कैट और डॉग नहीं देखा है, मतलब कि छोटा बच्चा, अगर उसको आपको समझाना है कि देखो बाबू ये कैट है ये डॉग है, तो हो सकता है कि वो एक पिक्चर को देख के ना समझ में, उसको हम लोग 2-3 टाइप का फ़ोटोज़ या इमेज उसको हम लोग दिखाएंगे, और वो बच्चा मतलब वो जो हम लोग फ़ोटो दिखा रहे हैं या मतलब कि जो एनिमल्स हम लोग उसको दिखा रहे हैं कैट और डॉग का, तो वो उसके लिए डेटा है। और जो बच्चा सीख रहा है ना, वहाँ पे ह्यूमन लर्निंग हो रहा है। अब यही चीज़ अगर मान के चलिए कि हमको अगर समझाना है मशीन को कि मशीन कैट और बिल्ली को कैसे पहचानेगा, तो उसके लिए मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो वो एक्चुअल में मतलब कि उस एल्गोरिदम को यूज करके क्योंकि इंसान के पास तो अपना मतलब कि ब्रेन है, वो चीज़ों को देखता है, समझता है, प्रोसेस करता है और वो अपना डिसीजन लेता है कि हाँ, इस टाइप का चीज़ को हम लोग कैट बोलेंगे और इस टाइप का चीज़ को हम लोग डॉग बोलेंगे। तो वो चीज़ मतलब इंसान आराम से कर लेता था, लेकिन हमको इंसान के जैसा ही मतलब कि लर्न कराना है किसको, मशीन को, तो उसके लिए यहाँ पे हमको हेल्प करता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड और इन्फोर्समेंट या सेमी सुपरवाइज में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं, जिसमें हम लोग मशीन को डेटा के साथ ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फाइनली वो नया या अनसीन डेटा पे मतलब वो डिसीजन ले पाता है। तो ये मशीन लर्निंग का काम है। तो ये भी एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब कि पिलर है जो डेटा साइंस को बनाने में हेल्प करता है, उसका की कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। ये मतलब कि थोड़ा सा ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर है। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि मशीन लर्निंग का ही थोड़ा सा ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो समझाने का जो तरीका था वो उसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि इसमें ह्यूमन के अंदाज में समझाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि इमेज डेटा पे ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसको हम लोग जैसा ह्यूमन को हम लोग समझाते हैं वैसा हम लोग यहाँ पे मशीन को समझाने का कोशिश करते हैं। तो डीप लर्निंग में हम लोग इस टाइप से मतलब कि इसको समझाने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया उसका 7th नंबर का पिलर। 8 नंबर में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एआई। एआई एक्चुअल में एमएल डीएल और जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं सबको मिलाने के बाद जो फाइनल लास्ट में जो एक इंटेलिजेंट एक्सपर्ट सिस्टम जो बन के आता है ना, जो लगभग इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो वो सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक एआई है। क्योंकि एआई जैसे सिंपल सा आप रोबोट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो एक रोबोट में बहुत सारे मतलब चीज़ें एक साथ पैरेलली काम कर रहा है। उसमें बहुत वो डिसीजन भी ले रहा है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को एक साथ मतलब प्रोसेस भी कर रहा है। तो जिस तरह से हम लोग इंसान मतलब कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मतलब कि प्रोसेस कर पाते हैं, वैसा ही मतलब कि एक एआई सिस्टम भी होता है जो मतलब मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मतलब प्रोसेस करके वो डिसीजन ले पाता है। तो एआई एक कंप्लीट सेट सिस्टम होता है, जो अभी तक आप ऐसे बोल सकते हैं एआई सबसे लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग सारे चीज़ों को मिला के एक एआई सिस्टम बनाने का कोशिश करते हैं। और मैथ और स्टैटिस्टिक्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी दो ब्रिक्स हैं, दो ईंट हैं, जो कि डेटा साइंस का बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें हम लोग को आप जैसे मैंने पहली बार जब मैं मैथ और पहली बार नहीं मतलब मैं अपने पूरा बीटेक्स में या एमटेक में मैथ जब पढ़ा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, तो मतलब मुझे पर्सनली ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि आखिर ये मैथ और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इतना सारा मतलब डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ना जाने कितना कितना मैथ का चीज़ हम लोग पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। तो वो सब पढ़ने के बाद हमको यही डाउट होता था कि आखिर ये सब चीज़ें हम पढ़ कर रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ है। तो आज रियली बताऊँ, मुझे डेटा साइंस पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी ही मतलब कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को या एल्गोरिदम को डिसीजन लेने में हेल्प कर, उसका आप मतलब कि मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे कि वो एक्चुअल में एल्गोरिदम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो आप लास्ट में मतलब देखोगे कि वो सब मैथ पे काम कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज हमको डेटा साइंस पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मतलब मशीन अपना डिसीजन लेने के पीछे मैथ यूज कर रहा है। आप ऐसा, मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि मान के चलिए कि आप एक टेस्ला का जो कार देखे होंगे, जो मतलब कि
डिसीजन लेता है कि मुझे लेफ्ट मूव करना चाहिए, राइट मूव करना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग जो एल्गोरिदम यूज करते हैं, सपोज डेट हमने वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अगर यूज कर रहा हो, तो लीनियर रिग्रेशन जनरली मतलब कि आपका y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जो आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुका है, तो इसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। और मान के चलिए कि हो सकता है कि दो मतलब मेरे से कोई और गाड़ी जो आगे है वो मतलब कि मुझे कब रुकना चाहिए, तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस, आपने जो मैथ में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है कि मुझे इससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो आप आगे जब इसका जब मैथमेटिकल पार्ट्स को अगर आप देखोगे इसके अंदर का, एक्चुअल में हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम, जो पाइथन का जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसको मतलब उस मॉडल को कॉल करेंगे और सिंपल मतलब कि लास्ट में हम लोग मतलब कि एक्यूरेसी वगैरह निकाल के न्यू डेटा के लिए हम लोग प्रेडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप अगर उसका मतलब कि बैकग्राउंड अगर देखोगे कि वो एक्चुअल में कोई एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है, तो आप पाओगे कि सारा खेल मैथमेटिक्स का है। क्योंकि मैथ इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर एल्गोरिदम, हर मशीन जो उसके पीछे कहीं न कहीं मैथ काम कर रहा है, तो मैथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को बनाने में एक एक पिलर ये भी है। अब नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन और आर आपको आना चाहिए, और ज़्यादातर हम लोग पाइथन पे काम करेंगे। तो पाइथन अगर आपका आता है तो आप डेटा साइंस का मतलब कि कोडिंग पार्ट हो गया, मॉडल मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया, ये सब काम विजुअलाइजेशन पार्ट हो गया। मतलब इसमें हम लोग पाइथन में हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग करते हैं। हमारे पास बहुत सारा इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ है, बस उसको आपको कॉल करना है। उसके लिए हम लोग जुपिटर या कोलैब का यूज करेंगे, जो मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब कि कोई किसी डेटा का एनालिसिस जब करेंगे तो उस समय मैं आपको मतलब कि इसको यूज करके दिखाऊंगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा साइंस को बनाने में ये भी एक मतलब कि पिलर है जो उसको मतलब बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डोमेन नॉलेज, सीधी सी बात है आपके पास डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपने जितना भी आज तक मतलब क्लास 1 से लेके बीटेक तक या एमटेक तक आपने जो भी अपना लाइफ में जो पढ़ा है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। क्योंकि आपका डोमेन नॉलेज जितना अच्छा रहेगा, आप मतलब डेटा साइंस में उतना बेहतर तरीक़ा से काम कर पाओगे। तो डेटा साइंस को बनाने में डोमेन नॉलेज का भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रोल है। और डेटा इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत सारा मतलब कि चीज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारा हम लोग मतलब फीचर सिलेक्शन हो गया या बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें भी करते हैं। तो ये भी डेटा साइंस का मतलब एक पिलर है या ब्रिक्स है जो डेटा साइंस को मतलब बनाने में हेल्प करता है। और लास्ट आप ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग जो 13 पॉइंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो लास्ट स्टेज में अगर सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम लोग एक फाइनली आप देख सकते हैं इस टाइप का हम लोग एक डैशबोर्ड बनाते हैं। तो यही डैशबोर्ड को हम लोग मतलब रिपोर्ट या डैशबोर्ड या मतलब ये फाइनल जो रिपोर्ट है, मतलब इस तरह का जो डेटा से फाइनली हम लोग जो मॉडल्स वगैरह ML DL ये सब लगाने के बाद हम लोग को फाइनल जो डैशबोर्ड हम लोग रिपोर्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, वही जो 13 नंबर पॉइंट्स में मतलब आपको बोलना चाह रहा है। तो बस यही है आपका मतलब मैंने इन सारे में पॉइंट्स में आपको समझाने का कोशिश किया है। और लास्ट मैं बस आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि एक इंजीनियर के लिए जब आप इसको सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिखोगे, या तो मतलब कि अगर आप सारे पॉइंट्स को अगर समझ लिए हो, तो बस आप नोट्स जब बनाओगे ना, तो बस आप ये 13 पॉइंट्स 1 से लेके 13 पॉइंट्स तक आप इसको बस नोट डाउन करो। इंजीनियर को पता रहता है कि एग्ज़ाम में हमको बस ये पॉइंट्स हमको अगर पता है ना, तो हम इसको तिल का ताड़ बना के एकदम आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो आप अगर इतना सारा चीज़ नीचे का ये मतलब एक्सप्लेनेशन वाला जो इसमें बहुत सारे थ्योरीज़ वगैरह लिखा हुआ है, अगर इसको आप नहीं भी याद कर पाते हो, तो एट लीस्ट आप ये हेडिंग डाल के कि की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस डाल के ये 13 पॉइंट्स को आप केवल लिख लो, इतना में ही आपका काम हो जाएगा। बस एग्ज़ाम में आप इसको थोड़े से बना के तिल का ताड़ या बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिख देना। ऐसा नहीं कि गाना मत लिखने लगना, मतलब आप इसको थोड़ा-सा अपने से एक्सप्लेन करने का कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा से हर पॉइंट्स को समझाया है, तो एटलीस्ट आप अगर आप इसको पूरा समझ चुके हो तो डेफ़िनेटली आप इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से नोट डाउन करके मतलब कि मेरे साथ नोट डाउन करके नोट्स बनाते चलो। डेफ़िनेटली आपको डेटा साइंस में एक कंक्रीट या फंडामेंटल नॉलेज जो मिलना चाहिए, वो मैं डेफ़िनेटली अपने तरफ से मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके आगे कुछ और भी मतलब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी डेटा साइंस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि डेटा साइंस में जब हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो डेटा साइंस में हम लोग को बहुत सारा चीज़ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत सारे मतलब एक एक टॉपिक हम लोग को कवर करना होगा। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।